नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने राजनीतिक अभिजन अवधारणा का अध्ययन प्रारंभ किया था। उस वीडियो में हमने यह समझने का प्रयास किया था कि अभिजन अवधारणा के प्रारंभिक शास्त्रीय विचारकों का क्या मत था। पेरेटो, मोस्का, मिचेल्स, बर्नहाम इत्यादि शास्त्रीय विचारक जो कि मूलतः समाजशास्त्री थे, इन्होंने अभिजन को एक वर्ग के रूप में समझ करके उसका अध्ययन किया था और उनके अध्ययनों में सामाजिक दृष्टिकोण से ही अभिजन अवधारणा का अध्ययन किया गया था। राजनीति वैज्ञानिकों ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब यह देखा कि अभिजन का संबंध शक्ति से है और शक्ति का संबंध राजनीति से है, इसलिए अभिजनवादी अवधारणा मूलतः एक राजनीतिक अवधारणा है जिसका विवेचन समाजशास्त्रियों के द्वारा ठीक प्रकार से नहीं किया जा सकता। इसलिए समाजशास्त्रियों के द्वारा जिस अवधारणा का प्रारंभ में अध्ययन किया गया था, बाद में राजनीति वैज्ञानिकों ने इसी अवधारणा को राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण से और मुख्यतः शक्ति के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया। इन्हीं राजनीति वैज्ञानिकों के द्वारा अभिजनवादी जिस अवधारणा का विकास किया गया उसे बहुल अभिजनवाद के नाम से समझा जा सकता है। इस बहुल अभिजनवाद का मुख्य तर्क यह है कि अभिजन एक बंद वर्ग नहीं है, वरन अभिजन एक खुली अवधारणा है और राजतंत्र में विभिन्न अभिजनों का आना और जाना लगा रहता है। बहुल अभिजनवाद के विकास का श्रेय सी राइट मिल्स के शक्ति विश्लेषण, अमेरिका के सैन्य औद्योगिक ऐक्य जिसकी चर्चा 1961 में राष्ट्रपति आइजनहावर ने की थी, तथा ब्रिटेन के एस्टेब्लिशमेंट या ब्रिटिश संस्थापन आदि को दिया जा सकता है। यहाँ हमें यह समझना चाहिए कि अमेरिका में प्रथम और द्वितीय महायुद्ध के बाद में हथियार बनाने के कारखाने और जिस उद्योग का तेजी से विकास हुआ था और उन्हीं उद्योगों ने अमेरिका की राजनीति में अपना महत्वपूर्ण दबदबा कायम कर लिया था और यह अमेरिका की अर्थव्यवस्था और अमेरिका की सैन्य व्यवस्था का जो एक निकट का संबंध स्थापित हो चुका था, उसके खतरे की चर्चा करते हुए 1961 में राष्ट्रपति आइजनहावर ने यह समझाया था कि अमेरिका में सैनिक और औद्योगिक अभिजनों का जो एक निकट का संबंध स्थापित हो रहा है, उसके प्रति अमेरिकी समाज को सावधान हो जाना चाहिए। इसी प्रकार से ब्रिटेन में जो विभिन्न अभिजन वर्ग थे, उन अभिजन वर्गों के एक नाम के रूप में द एस्टेब्लिशमेंट शब्द का प्रयोग एक ब्रिटिश पत्रकार के द्वारा किया गया। इस एस्टेब्लिशमेंट में ब्रिटेन का राजघराना, ब्रिटेन के कुलीन तंत्रीय लॉर्ड सभा के सदस्य और उनकी कुलीन तंत्रीय विचारधारा तथा वो बुद्धिजीवी थे जो कि शक्ति और सत्ता में निरंतर किसी न किसी रूप में भागीदार थे। इस तरह से शक्ति विश्लेषण को अमेरिका और ब्रिटेन के
संदर्भ में यथार्थ अध्ययन के रूप में समझा गया। इसके अनुसार शक्ति एक अभिजन वर्ग के हाथ में केंद्रित नहीं होती, वरन शक्ति हमेशा ही बहुलात्मक होती है, अर्थात शक्ति विभिन्न वर्गों के हाथ से निकलते हुए निरंतर परिचालित होती रहती है। इस प्रकार से बहुल अभिजनवादी विचारकों की यह मान्यता है कि शक्ति एक बंद व्यवस्था नहीं है और इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं का उन्होंने जिक्र किया। पहली विशेषता यह है कि समाज की शक्ति का नियंत्रण किसी बंद वर्ग के हाथ में नहीं होता है, वरन शक्ति एक इस प्रकार की एक ओपन एंडेड स्थिति है जो निरंतर परिवर्तित होती रहती है। दूसरी विशेषता ये है कि शक्ति बहुल और अनेक स्रोतों से निकली हुई होती है। शक्ति के अनेक स्तर होते हैं और शक्ति निरंतर परिवर्तनशील होती है तथा प्रतियोगी केंद्रों में अवस्थित रहती है। बहुलवादी विचारकों ने शक्ति की खोज अभिजन वर्गों या पदसोपानीय संरचनाओं में नहीं की, वरन ये शक्ति का अध्ययन करने के लिए निर्णय निर्माण प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। बहुलवादी विचारकों का यह कहना है कि जो भी शक्ति धारक होता है वह समाज की या राजनीति की निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता रखना चाहता है। इसी विचार को रॉबर्ट डॉल ने हु गवर्न्स नामक पुस्तक में विश्लेषण किया है। बहुलवादियों के अनुसार शक्ति बदलती समस्याओं के साथ अलग अलग हाथों में गतिमान रहती है। समय के साथ समस्याओं के केंद्र बदलते जाते हैं और उन विभिन्न और विशिष्ट समस्याओं का समाधान करने वाले विशिष्ट क्षमताओं संपन्न लोग भी बदलते चले जाते हैं और इस तरह से समस्याओं के साथ साथ शक्ति अलग अलग अभिजनों के हाथों में गतिमान होती रहती है। बहुलवादियों ने शक्ति विश्लेषण का आधार सामाजिक वर्गों की बजाय या सामाजिक स्थितियों की बजाय व्यक्तियों के कार्यों को या व्यक्तियों की भूमिकाओं को बनाया और इस प्रकार से उन्होंने शास्त्रीय विचारकों के विपरीत शक्ति की अवधारणा को अभिजनवाद के संदर्भ में एक गत्यात्मक अवधारणा बना दिया। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अभिजन सिद्धांत बहुलवादियों के हाथ में आकर के मूलतः शक्ति सिद्धांत बन गया और इन बहुलवादी राजनीतिक विचारकों ने शक्ति के संदर्भ में ही बहुलवाद और अभिजनवाद का अध्ययन किया है। 19वीं-20वीं शताब्दी के प्रारंभ में A.F. बेंटले ने समूह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनकी पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट तथा उन्हीं का अनुसरण करते हुए 1951 में डेविड ट्रूमैन की पुस्तक द गवर्नमेंटल प्रोसेस में अमेरिकी राजनीति को बहुलवादी पाया गया। इन समूह सिद्धांतकारों का यह मानना था कि अमेरिका की राजनीति अनेकानेक समूहों के माध्यम से घटित होती है। इस प्रकार से कोई एक विशेष अभिजन वर्ग न होकर के अनन्य और असंख्य बहुलवादी समूह हो सकते हैं जिनमें शक्ति राजनीति घटित होती रहती है। जो विभिन्नीकृत और विशेषीकृत
औद्योगिक समाज होते हैं उन समाजों में सार्वजनिक प्रबंध अनेक व्यक्तियों और निकायों के द्वारा किया जाता है। इसलिए जैसे जैसे समाज का विकास होता जाता है और जैसे जैसे तकनीकी दक्षताएं बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे शक्ति अनेक निकायों के हाथ में पहुंच जाती है, जिसे हम तकनीक का प्रजातंत्रीकरण भी कह सकते हैं। इसलिए 18वीं शताब्दी में जिस प्रकार का शास्त्रीय अभिजनों का स्वरूप था, वैसा स्वरूप 20वीं और 21वीं शताब्दी में नहीं हो सकता। रॉबर्ट डॉल ने विभिन्न समस्या क्षेत्रों में अलग अलग अभिजनों को अलग अलग अभिजन पिरामिड के रूप में पाया। यही कारण है कि रॉबर्ट डॉल अभिजनों के स्थान पर पॉलिटिकल एक्टर्स या राजनीतिक नेता शब्द का प्रयोग करता है। शक्ति, धन तथा स्थिति के आधार पर रॉबर्ट डॉल 3 अभिजन पिरामिड की चर्चा करता है। यद्यपि शास्त्रीय विचारक शक्ति, धन और परिस्थिति को एक ही अभिजन वर्ग में संचयी मान लेते हैं, किंतु बहुलवादियों का मत उनके बिल्कुल विपरीत है और इनका ये कहना है कि समाज में जितने अधिक अभिजन होंगे और उनको जितनी स्वायत्तता मिलेगी, प्रजातंत्र की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। आमंड और पावेल ने भी अपने विकास संदर्भ में विविध अभिजन वर्गों को विकास का संकेतक माना है। अर्थात आमंड और पावेल के अनुसार जिस समाज में अभिजन वर्गों की अधिकता होती है, वह समाज एक विकसित समाज होता है। इसका अर्थ यही है कि अभिजन वर्गों को जितना अधिक विकसित होने दिया जाता है या जितना अधिक उनमें खुलापन होता है, वह एक प्रजातांत्रिक विकास का सूचक होता है। रॉबर्ट प्रेस्थस ने अपनी पुस्तक मैन एट द टॉप में एक वर्ग और अनेक वर्गों के प्रश्न को उठाया है और उनका यह मानना है कि किन्हीं समाजों में और कभी कभी केवल एक अभिजन वर्ग तथा अन्य समाजों में और अन्य समयों में अनेक अभिजन वर्ग हो सकते हैं। यह अभिजन बहुलात्मक सातत्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। अर्थात यह ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक ही अभिजन वर्ग हो और यह भी ज़रूरी नहीं कि हमेशा बहुत से अभिजन वर्ग सक्रिय रहें। तो इस प्रकार से अभिजन वर्गों की कमी या अधिकता का जो क्रम है वो चलता रहता है। बहुल अभिजनवादियों में लासवेल का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। लासवेल अभिजन को राजनीतिक शक्ति अभिजन के नाम से पुकारता है। इन राजनीतिक शक्ति अभिजनों में राजनीतिक नेता और उनके सामाजिक गठन सम्मिलित होते हैं। अर्थात राजनीतिक नेता जिस सामाजिक पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं, वे भी राजनीतिक शक्ति अभिजनों में ही सम्मिलित होते हैं। लासवेल शक्ति धारकों के संपूर्ण शक्ति संबंधों को शक्ति समुच्चय कहता है। अर्थात शक्ति का धारण करने वाले ये शक्ति अभिजन जिन पर शक्ति का प्रयोग करते हैं, वो जनसामान्य तथा जिस उपसमूह के पास कम शक्ति होती है, वह अर्ध अभिजन कहलाते हैं। लासवेल व्यापक रूप से राजनीतिक वर्ग या पॉलिटिकल क्लास शब्दावली का प्रयोग करता है। इस राजनीतिक वर्ग में, जो कि राजनीतिक अभिजन से भी बहुत अधिक व्यापक अवधारणा है, इसमें राजनीतिक अभिजन भी सम्मिलित होते हैं,
राजनीतिक प्रति अभिजन भी सम्मिलित होते हैं। अभिजन वे होते हैं जो किसी निर्दिष्ट समय में सत्ता का वास्तविक उपभोग करते हैं, और राजनीतिक प्रति अभिजन वे होते हैं जो इन अभिजनों से सत्ता प्राप्ति का प्रयास कर सत्ता छीनकर स्वयं सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। सरल शब्दों में सत्तारूढ़ अभिजन तथा विपक्ष में बैठे हुए अभिजन राजनीति में सक्रिय सामाजिक, व्यापारिक तथा बुद्धिजीवियों के समूह, ये सभी मिलकर के पॉलिटिकल क्लास या राजनीतिक वर्ग का निर्माण करते हैं। इन राजनीतिक वर्गों में सहयोग, प्रतिद्वंद्विता और प्रतियोगिता लगातार चलती रहती है। इनमें से राजनीतिक अभिजन निरंतर सत्ता में बने रहने का प्रयास करते रहते हैं। लासवेल ने 8 आधारभूत मूल्यों के आधार पर 8 अभिजन वर्ग बताए हैं। वह अपने समनुरूपात्मक विश्लेषण में 8 प्रकार के मूल्यों की चर्चा करता है, जिनमें शक्ति, सम्मान, सत्यनिष्ठा, स्नेह, संपदा, कल्याण, कुशलता तथा प्रबोधन, ये मुख्यतः 8 मूल्य होते हैं जिन्हें प्रत्येक समाज प्राप्त करना चाहता है। लासवेल का ये मानना है कि समाज में जिन मूल्यों की प्रधानता होती है, उन्हीं मूल्यों से संबंधित अभिजन अधिक शक्ति संपन्न होते हैं। इस तरह से समाज में उपलब्ध मूल्यों के क्रम से ही अभिजनों की शक्ति तय होती है। लासवेल ने 3 सामान्य अभिजन वर्गों की चर्चा की है। एक तो आंदोलनकर्ता, दूसरे प्रशासक तथा तीसरे शासक वर्ग बताए हैं। प्रशासक और शासक मिलकर कार्य करते हैं, एक निर्दिष्ट समय में नीतियों का और निर्णयों का निर्माण करते हैं। किंतु आंदोलनकर्ता या एजिटेटर्स वे अभिजन होते हैं जो इन शासकों के द्वारा लागू की गई या बनाई गई नीतियों का विरोध करते हैं और इस प्रकार से सत्ता प्राप्ति का प्रयास करते हैं। लासवेल उदारवादी प्रजातंत्र का समर्थक है और वह इस बात को स्थापित करना चाहता है कि एक लोकतंत्र में जितने अधिक अभिजन वर्गों की उपस्थिति होगी, वह लोकतंत्र एक उदार लोकतंत्र तथा एक समृद्ध लोकतंत्र होगा। बहुलात्मक विचारधारा के अनुसार बहुत से अभिजन हो सकते हैं। अभिजनों के प्रकार की यदि चर्चा करें तो पैरेटो, जैसा कि हम देख ही चुके हैं, 2 प्रकार के अभिजनों की चर्चा करता है, गवर्निंग इलीट तथा नॉन गवर्निंग इलीट, अर्थात शासक अभिजन जो कि राजनीति में निर्णय निर्माण करने वाले होते हैं, और अशासक अभिजन जो राजनीति के अलावा अन्य क्षेत्रों के शीर्ष पर होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ज्ञानकोश 1968 के अनुसार ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अभिजन 4 प्रकार के होते हैं। पहले तो शासक प्रजाति, प्राचीन काल में रूलिंग कास्ट या किन्हीं निश्चित कुलों के व्यक्तियों को ही शासन करने का अधिकार होता था, इसलिए वे शासन करने वाली जातियां होती थीं जो कि अन्य जातियों पर शासन करती थी। भारत में राजपूत जाति को इसी रूप में समझा जा सकता है। दूसरे हैं कुलीन तंत्र या एरिस्टोक्रेट्स। कुलीन तंत्र ऐतिहासिक दृष्टिकोण से
मुख्यतः भूस्वामी या जमींदार इत्यादि होते थे और इनका शासक प्रजाति से निकट का संबंध होता था। ये अपने उच्च सामाजिक स्थिति तथा भूस्वामी होने के कारण अन्य लोगों पर नियंत्रण स्थापित करते थे। तीसरे हैं शासक वर्ग या रूलिंग क्लास। जो शासक वर्ग हैं वे समान संस्कृति और अंतःक्रिया के आधार पर चुने जाते हैं और इस रूलिंग क्लास में लोकतंत्र के अंतर्गत लगातार भर्ती होती रहती है और इनकी भर्ती का जो प्रमुख आधार है वो संपत्ति और अभिजनों की व्यक्तिगत योग्यताएं होती हैं। अंतिम है व्यूहित अभिजन या स्ट्रेटेजिक एलिट्स। विशेषीकृत और विभिन्नीकृत कार्यों को करने के लिए विशेष प्रकार की योग्यता की आवश्यकता होती है। इन तकनीकी योग्यताधारी जो व्यक्ति होते हैं जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये इस प्रकार के व्यूहित अभिजन होते हैं जो अपने विशेष कार्यों के कारण अभिजन में सम्मिलित हो जाते हैं। टी.बी. बोटामोर अनेक अभिजनों की चर्चा करते हैं और उनमें से 3 अभिजनों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताते हैं। उनमें से बुद्धिजीवी, प्रबंधक तथा नौकरशाह महत्वपूर्ण है। बोटामोर सैनिक अभिजन वर्ग की भी चर्चा करता है। विकासशील देशों के अध्ययन के संदर्भ में एडवर्ड शील्स ने 5 प्रकार के अभिजन वर्गों की चर्चा की है। वंश परंपरा पर आधारित अभिजन जो कि राजे महाराजे इत्यादि हो सकते हैं और इतिहास में सबसे पहले अस्तित्व में आने वाले ये अभिजन थे। दूसरे क्रांतिकारी अभिजन जिन्होंने उनके एक छत्र राज्यों का विरोध करके जनता का नेतृत्व किया था। यूरोप में इस प्रकार के क्रांतिकारी अभिजनों को समझा जा सकता है। मध्यम वर्गीय अभिजन ये अपनी व्यक्तिगत गुणों और अपनी क्षमताओं के कारण समाज के शीर्ष पर आ जाते हैं। औपनिवेशिक प्रशासक तीसरी दुनिया के देशों के संदर्भ में इनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही थी और राष्ट्रीय नेता जो कि औपनिवेशिक शासन का अंत करने के लिए आंदोलनों का नेतृत्व करते हैं। इस प्रकार से एडवर्ड शील्स ने विकासशील देशों का अध्ययन करके वहाँ विशेष प्रकार के अभिजन वर्ग की चर्चा करता है। अभिजन वर्ग के यदि लक्ष्य, कार्य और पद्धतियों का अध्ययन करें तो हम देख सकते हैं कि इन अभिजनों का मुख्य लक्ष्य सामूहिक हितों की प्राप्ति होता है। दूसरा, ये स्वहित उपलब्धि भी करना चाहते हैं और तीसरा, अवचेतनात्मक अभिप्रेरणाएं भी इनको अपने कार्यों को करने के लिए बाध्य करती हैं। किंतु ध्यान से देखने पर हम यह पाते हैं कि सामूहिक हितों की प्राप्ति के नाम पर मुख्यतः अभिजन अपने ही स्वार्थों की पूर्ति करने में लगे रहते हैं। इसलिए शासक वर्ग के उद्देश्यों को जानना बहुत कठिन होता है। अवचेतनात्मक अभिप्रेरणाएं वे होती हैं जो बचपन की कुंठाओं और बचपन में जिन वंचनाओं के कारण कुंठाएं उत्पन्न हो जाती हैं उन्हीं वंचनाओं को प्राप्त करने का प्रयास सत्ता प्राप्ति के माध्यम से करते हैं। लासवेल ने 8 प्रकार के मूल्यों का विवेचन किया है और उनमें से शक्ति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मूल्य मानता है। इसलिए प्रत्येक अभिजन का लक्ष्य शक्ति प्राप्त करना है और या
शक्ति के माध्यम से अन्य मूल्यों को प्राप्त करना है। इस प्रकार से लासवेल के अनुसार अभिजनों का लक्ष्य 8 प्रमुख मूल्यों को हासिल करना होता है। अभिजनों के कार्यों का यदि जिक्र करें तो अलग अलग अभिजनों के अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं। लक्ष्य प्राप्ति विषयक कार्य राजनीतिक अभिजनों के द्वारा संपादित किए जाते हैं और इनका मुख्य कार्य होता है नीतियों का निर्माण करना तथा उनको लागू करने के लिए निर्णय करना। अनुकूलन संबंधी कार्य वे कार्य हैं जो सैनिक, कूटनीतिक और वैज्ञानिक अभिजनों के द्वारा संपादित किए जाते हैं। ये राजनीति के अनुरूप समाज के निर्माण के लिए योगदान करते हैं। एकीकरण संबंधी कार्य वे अभिजन करते हैं जो धार्मिक, दार्शनिक और शिक्षा के क्षेत्र में जो सक्रिय अभिजन होते हैं और ये समाज के विभिन्न विरोधी विचारों को दूर करके समाज में एकीकरण लाने का प्रयास करते हैं। तनाव प्रबंधन के कार्य मुख्यतः कलाकारों, लेखकों इत्यादि के द्वारा किए जाते हैं और ये समाज के समस्याओं को और तनावों को कम करने का कार्य करते हैं। अभिजनों की कार्य पद्धति का यदि अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि अलग अलग प्रकार की शासन प्रणालियों में उनकी पद्धतियां भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। तानाशाही व्यवस्थाओं में अभिजन मुख्यतः दमनात्मक पद्धतियों का सहारा लेते हैं और वे मुख्यतः बल प्रयोग पर आश्रित रहते हैं, जबकि लोकतंत्र में दमनात्मक पद्धतियों को अच्छा नहीं माना जाता और मूलतः कूटनीतिक और शांतिपूर्ण साधनों के प्रयोग के द्वारा ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। विभिन्न मूल्यों का वितरण समाज में किया जाता है और इन भौतिक मूल्यों के वितरण में मितव्ययिता लाने के लिए अभौतिक मूल्यों का वितरण किया जाता है, जिनमें प्रतिष्ठा, सम्मान इत्यादि मुख्य हैं। इस प्रकार से लोकतंत्र में मुख्यतः कूटनीतिक पद्धतियों को अपनाया जाता है और प्रतीकात्मक साधनों का अधिक प्रयोग किया जाता है। अभिजन वर्ग के संदर्भ में अभिजन वर्ग के परिसंचरण की अवधारणा भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। सर्कुलेशन ऑफ इलीट्स या अभिजन वर्ग के परिसंचरण का अर्थ है कि अभिजन वर्ग में नए नए व्यक्तियों का प्रवेश होना। शास्त्रीय विचारकों का मत है कि एक बार जो व्यक्ति अभिजन वर्ग में सम्मिलित हो जाते हैं वे हमेशा के लिए अभिजन वर्ग में ही सम्मिलित रहना चाहते हैं। पेरेटो ने सर्वप्रथम इस परिसंचरण प्रक्रिया का प्रतिपादन किया था। पेरेटो का यह मानना था कि शासक अभिजन या तो मर जाते हैं या उखाड़ दिए जाते हैं, अर्थात वे अपनी मर्जी से अपने श्रेष्ठ स्थिति का त्याग नहीं करना चाहते। वे उसका त्याग अपनी मृत्यु होने पर ही कर सकते हैं, अन्यथा उन्हें बलपूर्वक उखाड़ा जाता है और वे स्वयं हटना स्वीकार नहीं करते। पेरेटो का एक प्रसिद्ध वाक्य है कि इतिहास कुलीन तंत्रों की शमशान भूमि है, अर्थात एक के बाद एक दूसरे कुलीन तंत्रीय वर्ग आते हैं और वे पिछले वर्गों का सफाया करते रहते हैं। लोकतंत्र में इन कुलीन तंत्री विचारकों को उखाड़ना
संभव नहीं होता। इसलिए इन अभिजनों को अनेक प्रकार के साधनों का प्रयोग अपने बने रहने के लिए करना पड़ता है, जिनमें बल, शत्रुओं का विनाश, घूसखोरी, भ्रष्टाचार, धोखेबाजी इत्यादि का सहारा लोकतंत्र में उन्हें लेना पड़ता है। इस प्रकार से पेरेटो यद्यपि परिसंचरण प्रक्रिया का अध्ययन करता है, किंतु उसके अनुसार यह परिसंचरण स्वाभाविक नहीं है, वरन अत्यंत हानिकारक और अस्वाभाविक परिसंचरण होता है। मोस्का ने अभिजनवाद में अधिक अनुकूलन पाया है और वह सर्कुलेशन ऑफ इलीट्स की चर्चा करते हुए ये कहता है कि बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों और परंपराओं के अनुरूप अभिजन वर्ग भी बदलते रहते हैं। समाज में नए नए हितों और नए नए आदर्शों के आगमन के कारण और नई समस्याओं के संदर्भ में पुराने अभिजनों की उपादेयता समाप्त हो जाती है और नवीन अभिजनों का महत्व बढ़ जाता है। इस प्रकार परिसंचरण के संदर्भ में मोस्का अधिक स्वाभाविक विचार प्रस्तुत करता है। बहुलवादी विचारक अभिजन वर्ग के परिसंचरण की अधिक समर्थ व्याख्या करते हैं। उनके अनुसार लोकतंत्र एक खुली व्यवस्था होती है और लोकतंत्र में शक्ति प्राप्ति के लिए खुली प्रतियोगिता चलती है। शक्ति धारक मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी होते हैं और निरंतर होने वाले निर्वाचनों के माध्यम से अभिजनों का परिसंचरण चलता रहता है। मैनहीम ने इसे अवसर की समानता कहा है। शुम्पीटर ने इसी संदर्भ में लोकतंत्र को व्याख्यायित किया है और वह ये कहता है कि राजनीतिक निर्णय लेना एक ऐसा समझौता है जो व्यक्ति लोकतांत्रिक मताधिकार की प्रतियोगिता के माध्यम से प्राप्त करते हैं। विकासशील देशों में अभिजनों की भूमिका, यदि इसकी चर्चा करें तो हम पाएंगे कि नवस्वाधीन देशों में विकास की जिम्मेदारी, समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी, राष्ट्रीय सुरक्षा, एकीकरण, बेरोजगारी, भुखमरी, औद्योगिकरण इत्यादि अनगिनत समस्याएं नवस्वतंत्र राज्यों में जब आईं तो उस समय के अभिजनों ने ही इन देशों के विकास की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी। इसलिए विकासशील देशों के संदर्भ में अभिजनों की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण रही है। ये अभिजन परंपरागत रूप से संस्कृति निर्माण, देश के आर्थिक उत्थान, सामाजिक कुरीतियों का निदान, समाज सुधार और धार्मिक पुनरुत्थान आदि में लगे हुए थे और औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में इन अभिजनों ने, जिनमें बुद्धिजीवी वर्ग का विशेष स्थान था, स्वदेशी इत्यादि का नारा लगा करके को भी मजबूत करने का कार्य किया था। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अभिजन अवधारणा, जो कि 19वीं शताब्दी में जिस रूप में प्रारंभ हुई थी और समाजशास्त्रियों ने जिस रूप से इसका प्रारंभ किया था, 20वीं शताब्दी में बहुल राजनीति वैज्ञानिकों ने इसका स्वरूप पूरी तरह से परिवर्तन कर दिया और शक्ति के संदर्भ में और प्रजातंत्र के संदर्भ में ही अभिजन को समझा गया। प्रारंभिक शास्त्रीय विचारक जहां अभिजन और लोकतंत्र इन दोनों अवधारणाओं में विरोधाभास पाते थे और इन्हें विरोधाभासी विचार समझा जाता था, वहीं बहुल अभिजनवादियों के अनुसार लोकतंत्र और अभिजनवाद में कोई भी विरोधाभास नहीं है। यद्यपि ये अभिजन शब्द को स्वीकार नहीं करते और उसके स्थान पर वे शक्ति की व्याख्या के रूप में ही अभिजन सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। विकासशील देशों में स्वतंत्र निर्वाचनों के माध्यम से और बहुमत प्रणाली को स्वीकार करके अभिजनों की उपस्थिति को स्वाभाविक रूप में स्वीकार कर लिया गया है और
अभिजन अवधारणा का अध्ययन मूलतः यथार्थवादी राजनीति का ही अध्ययन करना है। विकासशील देशों के संदर्भ में तो इनकी उपस्थिति को और इनकी श्रेष्ठता को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया है। राजनीतिक शोध की दृष्टि से इन अभिजनों के कार्य पद्धतियों का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है और लोकतांत्रिक देशों में बोटामोर, रॉबर्ट डॉल, लासवेल, प्रेस्थस इत्यादि अनेक विचारकों ने इस दृष्टिकोण से इसका अध्ययन भी किया है। धन्यवाद।